चलिए बेटा, लास्ट क्लास में ना बेटा हम लोगों ने, आपको याद होगा, डिमांड फॉर मनी में 3 मेजर थ्योरीज को कंप्लीट करा था, राइट? 3 मेजर थ्योरीज। और अब हमारा जो थ्योरी बच गई है वो कौन सी थ्योरीज बच गई है? पोस्ट केनियन। पोस्ट केनियन थ्योरी करते ही हमारे डिमांड फॉर मनी खत्म हो जाएगा, फिर मनी सप्लाई एंड देन मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, अगर आपको याद हो बेटा, सबसे पहले जो क्यूटीएम थ्योरी थी, क्यूटीएम थ्योरी ने बोला था कि डिमांड फॉर मनी इज ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। कैम्ब्रिज ने बोला डिमांड फॉर मनी इज दी पर्पस क्या है? ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशनरी। और लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था केंद्रीयन थ्योरी में या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में डिमांड फॉर मनी होती है फॉर ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशन प्लस स्पेकुलेटिव। अब जो ट्रांजैक्शन है वो इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड था, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड, और इंटरेस्ट इन इलास्टिक थी। कैसी थी? इंटरेस्ट इन इलास्टिक। सेकंड था प्रिकॉशनरी मनी। प्रिकॉशनरी मनी भी इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड था, और ये भी इंटरेस्ट इन इलास्टिक थी। क्या थी? इंटरेस्ट इन इलास्टिक। थर्ड, लेकिन जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी था बेटा, मैंने आपको बताया था स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इनवर्सली रिलेटेड होता है। मतलब अगर बैंक के या बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो आप अपने पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम रखोगे और आप ज्यादा बॉन्ड्स परचेज कर लोगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, बॉन्ड्स के रेट बहुत कम है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आपका क्या फायदा? तो आप कैश ओनली पोर्टफोलियो की तरफ ज्यादा जाओगे, है ना? ये बताया था मैंने आपको। तो याद रखना, दोनों इंटरेस्ट इलास्टिक होते हैं और ये वाला इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन रखता है। तो अगर मैं इसको समझाने के लिए डायग्रामेटिकली एक चीज बनाऊं, तो आप मेरे साथ जल्दी से नोट्स निकालो और ये डायग्राम बनाना, ठीक है? मेरे साथ तीनों यहां पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्पेकुलेटिव के बाद क्या स्पेकुलेट वो, उसी में तीनों स्पेकुलेटिव के नीचे ये बनाना है, तीनों के लिए बना रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। छोटे छोटे डायग्राम बनाना, ज्यादा बड़े नहीं। बेटा ये एक्स एक्सिस है, 0 और वाई। अब सुनो ध्यान से सारे बच्चे, मैंने ऑलरेडी बता दिया था लास्ट क्लास ही। बेटा यहां पे मैं लूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लूंगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहां पे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। और याद रखना, पहला ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट के केस में क्या होती है? इंटरेस्ट इन इलास्टिक। आप जाओ नोट्स पे लिखवाया था, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या होती है? इंटरेस्ट। अरे भैया लास्ट क्लास में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बताया था दिस इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। मतलब अगर बॉन्ड या शेयर्स पे इंटरेस्ट बढ़ जाए तो बेटा आप घर के राशन वाशन का खर्चा जो है कम ज्यादा कर दोगे क्या? इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप? इसका। और आपको पता है परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में कर्व कैसा बनता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा कर्व बनेगा। दिस इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। स्नेहा ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो। बेटा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? इंटरेस्ट इन इलास्टिक है भैया। सेम गोल्स विद प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। बेटा वो भी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है, याद है आपको लास्ट क्लास लिखवाया था। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। मतलब बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो, प्रिकॉशनरी डिमांड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तभी ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों इंटरेस्ट इन इलास्टिक। ये वाला भी कैसा बनेगा? इंटरेस्ट इन इलास्टिक। लेकिन जो स्पेक्युलेटिव था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैसा रिलेशन था? नेगेटिव। अगर बॉन्ड्स में रेट ज्यादा होगा तो आप अपने पास स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए मनी क्या रखोगे? कम। बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे ना। और अगर बॉन्ड्स में रेट कम होगा तो आप कहोगे इन्वेस्ट करके फायदा क्या है? आप अपने पास स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखोगे? ज्यादा। तो यानी इनवर्स रिलेशन की वजह से बेटा ये कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा बेटा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा। इनवर्स रिलेशन की वजह से कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यह लिख लेना, ये बनता है, ये होता है इंटरेस्ट इलास्टिक। बेटा वो ये वाला बोला था, मैंने बोला था इंटरेस्ट इनइलास्टिक होता है लेकिन थोड़ा बहुत परसेंट टू परसेंट लेस सेंसिटिव होता है। हाँ ये बोला था, प्रिकॉशनरी में लिखवाया था, ध्यान से नोट्स पर।
ये तो सीधा भैया इंटरेस्ट इलास्टिक होता है। कैसे बेटा, अगर रेट बढ़ेगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी, और अगर रेट कम होगा तो लोग स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा रखेंगे। ये बात समझ आती है बेटा? कौन सा वाला? इलास्टिक है बस, वैरायटी में मत जा, हायर है लेस है कुछ। ये वाला इलास्टिक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऑब्वियसली परफेक्ट नेचर का होगा, बट यहाँ पे कोई परफेक्ट यूनिटरी ऐसे वर्ड यूज नहीं करने। दिस इज इनइलास्टिक, दिस इज इलास्टिक, बस। पर्टिकुलर नहीं जाना कि ग्रेटर होगा लेस होगा क्या। बेटा समझ आया? इसी के साथ बस केंद्रियन वाला खत्म हो गया, और ये एक टॉपिक बच गया था, करा दिया। अब क्या आता है बेटा? पोस्ट केंद्रियन, जिसमें 3 अप्रोच थी, इन्वेंट्री, टॉबिन और फ्रेडजमैन की, है ना। वो जल्दी देख लेते हैं, वो आपके सिलेबस में बहुत छोटी छोटी है। वो आप पता है कहाँ पढ़ोगे? वो आप पढ़ोगे इंटर ग्रुप 2 में, वो अप्रोचेस। तभी यहाँ पे आपके सिलेबस में डाली नहीं है। तो अब सबसे पहले बेटा हेडिंग डालना। अब जो चल रही है, अब चल रही है पोस्ट केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। पोस्ट केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। और इसके अंदर पॉइंट नंबर 4, फोर्थ थ्योरी है ना, क्यूटीएम हो गई पहली, कैम्ब्रिज दूसरी, केन्जियन तीसरी। तो फोर्थ थ्योरी डालो पोस्ट केन्जियन, केन्जियन के बाद की अप्रोचेस है बेटे। फोर्थ है इन्वेंट्री अप्रोच। अब ये जो अप्रोच है ना, ये आपको समझने में थोड़ा सा आपको लगेगा सर ये क्या बोल रहा है, क्योंकि बेटा ये ना आप पता है कहाँ पढ़ोगे? ये आप पढ़ोगे सीए इंटर ग्रुप 2 में, जहां पे आप कॉस्टिंग पढ़ते हो। उसमें एक टॉपिक आता है इन्वेंट्री, 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ऐसे 6 से 10 नंबर का। ठीक है, अब पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है बेसिकली। तो पहला पॉइंट लिख लो बेटा, अभी मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा क्या बोला था मैंने। डेवलप्ड बाय बेमल एंड टॉबिन। इसका पूरा नाम विलियम बेमोल था, बेमोल मॉडल भी बोलते हैं इसे, BOUMOL, विलियम बेमल और टॉबिन। एंड also known as इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, आप पहले थोड़ा टर्म्स की वे में जो आपकी बुक में देखे, फिर मैं थोड़ा अलग समझाता हूँ। आपको याद है बेटा कीनेस ने क्या बोला था? कीन्स ने आपको जब ऊपर वाली अप्रोच दी थी, तो उसने बोला था टीडीएम जो होता है वो होता है इंटरेस्ट इन इलास्टिक। याद है ऊपर क्या बोला था? कीन्स ने क्या बोला था? इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, ऊपर बनाया हुआ जादू। दूसरी बात आप याद रखना, टीडीएम एक और चीज बोली थी इसने, इज फंक्शन ऑफ वाई। मतलब टीडीएम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे? इनकम से। इनकम ज्यादा तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी ज्यादा, इनकम कम तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी कम। ये कीन्स ने बोला था। ठीक है, ट्रांजेक्शन मोटिव में, ठीक है, ऊपर लिखवाया था। मतलब कीन्स का मानना यह था कि टीडीएम एंड इनकम जो होते हैं ना, वो होते हैं लीनियर एंड प्रोपोर्शनल। कैसे होते हैं बेटा? लीनियर एंड प्रोपोर्शनल। मतलब लीनियर प्रोपोर्शनल का मतलब है ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा। शॉर्ट मतलब रफली बना के दिखा रहा हूं। यहां पे मैंने इनकम लिया, यहां पे मैंने टीडीएम लिया है। लीनियर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? ऐसा बनेगा, अगर इनकम आप ज्यादा करोगे तो जिस रेट से इनकम बढ़ेगी उस रेट से क्या बढ़ेगा? टीडीएम। ऐसा कीन्स ने बोला था, डायरेक्टली रिलेटेड है दोनों। अब इसका ना, इसका यहाँ पे बेमोल ने क्या बोला था, देखो बेमोल ने क्या बोला। बेमोल ने बोला कि भैया ये जो है ना, ये थोड़ा इनकम्प्लीट बोल रहा है। अब इसने एग्जैक्ट मॉडल फॉर्मूला क्या दिया था वो तो हम पढ़ेंगे, बट इसने क्या बोला
विमल ने बोला TDM and income is neither linear nor proportional and change in income leads to less than proportionate change in TDM। मतलब कीन्स ने बोला था कि भैया दोनों लीनियर प्रोपोर्शनल है, मतलब याशिका जी TDM जिस रेट से चेंज होगा इनकम का रेट चेंज भी क्या होगा, सेम। मतलब इनकम 10% से बढ़ेगी तो लोग ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए डिमांड फॉर मनी क्या करेंगे, 10% से बढ़ाएंगे। लीनियर प्रोपोर्शन का मतलब ये है। लेकिन बेमोल ने बोला भाई ऐसा नहीं होता, जब आपकी इनकम बढ़ते ही रहेगी बढ़ती रहेगी, मान लो 10% एक लेवल पे पहुंच के उसके बाद बढ़ रही है, तो आप ट्रांजैक्शन मोटिव की डिमांड नहीं बढ़ाओगे। बेटा आपकी इनकम मान लो 50,000 रुपए, 50 से 60 हो गई तो आप ट्रांजेक्शन के लिए पैसा बढ़ाओगे, 60 से 1 लाख हो गई ट्रांजेक्शन के लिए पैसा बढ़ाओगे, लेकिन 1 लाख से 10 लाख हो गई तो उसके बाद भी क्या आपका घर में राशन वाशन में सेम प्रोपोर्शन से खर्चा बढ़ेगा? भाई एक टाइम के बाद इनकम बढ़ने से आप ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी या तो कम बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे, और आप ज्यादा फोकस करोगे प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब जो बंदा अंबानी है, अंबानी जब 1 लाख रुपए कमाता था उसके एक्सपेंस थे 5 लाख कमाया, एक्सपेंस थोड़े बड़े ट्रांजेक्शन वाले, लेकिन आज जहां पर वो है आपको लगता है क्या उसके ट्रांजेक्शन बेसिक खर्चे उस लेवल से ही बढ़ रहे होंगे? नहीं, बेसिक खर्चे वही है। अब क्या, अब उसका खर्चा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स पे, विच इज स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। समझ रहे हो? तो इसने बोला भाई लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ेगा, हमेशा क्या होगा, बेमोल ने बोला कि जब आपका इनकम चेंज होगा तो TDM भी चेंज होगा, मान रहे हैं, लेकिन किस रेट से, कम रेट से। ये था बेमोल का मॉडल, इतना लिखा आपने। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं, इसने एक और चीज बोली इसके साथ साथ, ये आप इंटर में पढ़ने वाले हो। लास्ट पॉइंट लिखना है इसमें, इसमें हम ज्यादा नहीं घुसने वाला बेटा, क्योंकि आप बाद में पढ़ोगे इसे। आप लिखना इसमें ऑप्टिमम कैश लेवल ऑप्टिमम कैश लेवल is that level of cash where total carrying cost is equals to total transaction cost and both are minimum। आपको बस इतना याद रखना है, एक ये वाली बात और एक ये वाली बात। पहला बेमोल ने बोला कि TDM और इनकम लीनियर प्रोपोर्शन नहीं होते, इनकम जब चेंज होता है तो TDM थोड़े कम रेट से चेंज होता है, पहला। दूसरा बेमोल ने क्या बोला कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस वो लेवल है जहां पे टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है वो इक्वल होती है टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या बोला, ये इंटर में आप पढ़ोगे बट थोड़ा ध्यान से समझना, समझ जाओगे, बहुत इजी सी चीज है। देखो बेटा, अज्यूम करते हैं हमारे पास एक लड़की है गुनगुन। अब गुनगुन के अकाउंट में या गुनगुन के हाथ में पैसे पड़े हुए हैं, मान लो 1,000 रुपए। अब पैसे कैरी करने में दो टाइप की कॉस्ट आती है, गुनगुन समझना। मान लो आपके अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े हैं। अब पॉइंट ये कि गुनगुन अकाउंट से कितने पैसे अपने हाथ में ले। सर क्या मतलब, अगर गुनगुन थोड़े थोड़े पैसे लेती है, मान लो हर महीने गुनगुन 100 रुपए निकाल रही है, तो बेटा एक बात बताओ, 1,000 रुपए हर महीने आप 100 रुपए निकाल रहे हो तो कितनी बार आप ट्रांजेक्शन करोगे, 10 बारी। बेमोल ने बोला जब भी आप एक ट्रांजेक्शन करोगे, अभी का मॉडल नहीं है, पहले का मॉडल है,
जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको ना एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। क्या बियर करनी पड़ेगी? मतलब लगा लो भाई, यहां से एटीएम तक जाना आना, वो एफर्ट। और पहले क्या होता था, पहले जब आप ट्रांजेक्शन करते थे तो उस हर ट्रांजेक्शन में मान लो 1 रुपए कट रहा है, तो अगर आप छोटा छोटा पैसा निकालोगे तो आपको ट्रांजेक्शन ज्यादा करने पड़ेंगे, जिससे ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या आएगी? ज्यादा। पहली चीज। तो सर हम एक काम करते ना, 1000 रुपए एक ही बारी में निकाल लेते हैं। बेटा एक बात बताओ, अगर आप 1000 रुपए एक ही बारी में निकाल लोगे, लेकिन आपको काम तो 100 का ही है, तो टेक्निकली 900 रुपए पे जो आप इंटरेस्ट कमा पा रहे थे, क्या वो मिलेगा? तो पैसे को कैरी करने की भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप बैंक में रखोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो पैसे को होल्ड करने में 2 कॉस्ट आती है, एक आती है कैरिंग कॉस्ट और एक आती है अपॉर्चुनिटी और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है? पर ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट लग रही है। अगर आप पैसा थोड़ा थोड़ा निकालोगे, थोड़ा थोड़ा कैश निकालोगे, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या आएगी? ज्यादा, विच इज बैड। तो सर ज्यादा निकालते हैं, उसमें पंगा क्या है? अगर आप पैसा ज्यादा निकाल लोगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो बेमोल ने बोला कि आपको ना हर एक बिजनेस में एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है। ऐसा बैलेंस होना चाहिए, मतलब आपको हर बार अकाउंट से उतने पैसे निकालने हैं जिससे आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी क्या लगे? कम। मतलब आपको बार बार एटीएम भी ना जाना पड़े और आपकी कैरिंग कॉस्ट भी क्या हो? कम। ये मॉडल था, ठीक है। और इसका फॉर्मूला, अभी कैश बैलेंस कैसे निकलता है वो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत समझ आया? मतलब इतना याद रखना, ये दो चीजें, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल। और ये दोनों क्या होनी चाहिए? मिनिमम। वो ऑप्टिमम कैश बैलेंस है। उतना आप अपने अकाउंट से पॉकेट में हर बार रखोगे तो बढ़िया रहेगा। ज्यादा पैसा होल्ड करोगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम पैसा होल्ड करोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। समझे क्या? चलो बस, ये आपका इन्वेंट्री अप्रोच खत्म। कोई दिक्कत? इसका फॉर्मूला अगर आपको, वैसे तो बुक में मुझे लगता नहीं है दिया होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ नोट के लिए। जब आप इंटर में पढ़ोगे इसका फॉर्मूला से आपको ऐसा कुछ पढ़ाएंगे। अरे फॉर्मूला लिखना बेटा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज इक्वल टू, नहीं चल रहा ना, अब चल रहा। फॉर्मूला लिख लो वैसे, बस आपकी नॉलेज के लिए। ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला होता है बेटा, अंडर रूट में 2 × A × T अपॉन में C। हेयर बेटा ए जो है, ए होता है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। आपको कितना एनुअली कैश रिक्वायर्ड होता है? टी होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पर ट्रांजैक्शन कितना लग रहा है, और सी होती है कैरिंग कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट रेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो भी आप इसे बोलना चाहो। तो ऐसे निकालते हैं। इंटर में आशीष सर पढ़ाएंगे आपको कैसे होता है। चलो, सॉरी मैम, एक बार बुक में चेक कर लेना फॉर्मूला दिया या नहीं दिया, मैंने चेक नहीं करा। दिया, वैसे तो मुझे लगता नहीं है देना चाहिए। अगर दिया भी होगा तो बस फॉर्मूला का वैसे दे देगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन दे देगा, ATC दिया हुआ है, आप कर दो। हाँ, और सी याद रखना, सी जो कैरिंग कॉस्ट है ना वो ऐसी दी होगी कि बैंक में जो कैरिंग कॉस्ट है वो 18% है। तो 18% का मतलब नीचे आपको ना 0.18 लेना पड़ेगा, 18 मत लेना गलती से। 18% मतलब 18/100, 0.18 बस। ठीक है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी होगी, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट दिया होगा, कैरिंग कॉस्ट 18% है, 0.18, फॉर्मुला लगाओ, कैलकुलेट कर दो, आ जाए। ठीक है, पर एक बार चेक कर लेना बुक में दिया है नहीं दिया। हाँ, कि अगर आप पैसा अपने पास ज्यादा रखोगे तो बैंक का इंटरेस्ट लूज होगा, तो आपको पैसा ज्यादा भी अपने पास नहीं रखना, और कम रखोगे तो बार बार ट्रांजेक्शन लेने जाना पड़ेगा, उससे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी। तो आपको कैसे निकालना है पैसा? ऐसे निकालना है जो ट्रांजेक्शन और कैरिंग दोनों इक्वल हो और दोनों मिनिमम, बस। इसके बाद आ नेक्स्ट अप्रोच पे। ये भी नकली सी अप्रोच है बेटा। अब टॉबिन भैया, वैसे तो इसमें भी, इस अप्रोच में भी टॉबिन का पार्ट था, लेकिन ये ज्यादा अप्रोच किसकी है? बेमोल की है। तो टॉबिन ने ना अपनी सेपरेट अप्रोच भी दी है एक। अब इसमें इन्होंने थोड़ा सा और मनी के बारे में बताया, देखो टॉबिन ने क्या बोला, हेडिंग देना, टॉबिन्स अप्रोच, और करके इसका जो एक्चुअल नाम है अप्रोच का, फिफ्थ अप्रोच है। नहीं,
टॉबिन्स अप्रोच, और करके बेटा इसका एक्चुअल नाम क्या है? इसका नाम है डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टोवर्ड रिस्क। और इन्होंने बहुत ही सिंपल बात बोली है, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगेंगे नहीं, ये आपको ऑलरेडी पता है, नॉर्मल सी चीज है, मतलब आप ही खुद बताना मुझे। टॉबिन्स अप्रोच या डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टोवर्ड रिस्क, जहां पे भी आपको ये वर्ड दिखे ना बिहेवियर टोवर्ड रिस्क, ये टॉबिन का अप्रोच है। लिखना बेटा पहले क्या बोल रहा हूं। टॉबिन्स अप्रोच में क्या बोला? इंडिविजुअल एसेट होल्डर हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ मनी एंड बॉन्ड्स। ठीक है, कह रहा है जो इंडिविजुअल एसेट होल्डर है ना, पहले के टाइम की बात कर रहा हूं, उसके पास दो टाइप का पोर्टफोलियो होगा, या तो कौन सा पोर्टफोलियो? कैश, या फिर क्या? बॉन्ड्स, है ना। ये वाली आपको याद होगा, स्पेकुलेटिव में भी थोड़ी थोड़ी ऐसी बात करी थी हमने, याद है? बॉन्ड और कैश कितना रखोगे, ऐसा है तो कैश ओनली, बॉन्ड ओनली, इन डिफरेंस, थोड़ा सा ऐसे किया बट थोड़ा सा अलग तरीके से बोला है। कह रहा है एक पर्सन या तो पोर्टफोलियो कैश का बनाएगा या बॉन्ड्स का बनाएगा। ठीक है, अब इनके बारे में दो बातें। पहला, जो मनी है, अगर आप मनी रखते हो, मनी इज सेफ, यानी मनी में कोई रिस्क, अगर आप मनी होल्ड करके रख रहे हो, मनी सेफ, नो रिस्क। बट क्या मनी से रिटर्न आएंगे? नहीं, तो मनी डज नॉट ब्रिंग रिटर्न, डज नॉट ब्रिंग रिटर्न। मनी सेफ तो है, लेकिन शुभम भाई मनी रखने से आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बॉन्ड पे जाओगे याशिका, बॉन्ड से रिटर्न तो मिलेंगे, लेकिन बॉन्ड में क्या है? रिस्क है भाई, सेफ नहीं है। तो लिखो बॉन्ड्स yield interest but they are risky। बेटा बॉन्ड इंटरेस्ट तो देते हैं, लेकिन ये क्या है? रिस्की है। Therefore people hold a balanced combination of both। तो एक जो सही बंदा होगा वो क्या करेगा बेटा? दोनों का कॉम्बिनेशन लेगा, सही सा, दोनों का क्या लेगा? कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैसा ग्रो भी करवाना है और ऐसा भी रिस्क भी नहीं लेना कि सारा ही डाल दो। तो एक सही बंदा इसका कॉम्बिनेशन बिठाएगा, सेफ एंड रिस्की पोर्टफोलियो ऑफ असेट कॉमा डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल एटीट्यूड ऑफ रिस्क। ये टॉबिन का मानना। ठीक है ध्रुवांश, टॉबिन ने क्या बोला? पहला, मनी सेफ है बट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बॉन्ड सेफ नहीं है बट इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक सही बंदे को आपको क्या करना पड़ेगा? मनी और बॉन्ड का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और मनी और बॉन्ड का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिसमें आप रिस्क और रिटर्न्स को मैनेज करके चल रहे हो। और आपको देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल का रिस्क का एटीट्यूड क्या है। जैसे मैं हूं, अगर मैं बहुत बहुत रिस्की बंदा हूं कि मुझे रिस्क ले सकता हूं मैं, तो भाई आप ज्यादा बॉन्ड रखोगे, कैश कम रखोगे, है ना। और अगर कोई बंदा जो बिल्कुल सेफर है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं भाई कम आए लेकिन चला ना जाए, तो क्या रखेंगे? कैश ज्यादा, बॉन्ड्स कम। तो इसने भी ना तीन कैटेगरी में डिवाइड करा। आपको पता है हमने स्पेकुलेटिव में भी करा था ऐसा, बट इसने थोड़ा नाम अलग कर दिया बस। तो इसने क्या करा? पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 लिखो, बस खत्म टॉपिक। टॉबिन्स डिस्क्राइब थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। बेटा इसने बोला इन्वेस्टर कितने टाइप के होते हैं?
3 टाइप, 1 2 3। टॉबिन ने बोला पहले होते हैं रिस्क लवर्स, जो होते हैं गैम्बलर। दूसरे होते हैं प्लंजर्स, और तीसरे होते हैं रिस्क अवर्टर्स। अब जो रिस्क लवर है, गैम्बलर, जिसे रिस्क से कोई पंगे नहीं है, बस उसे रिटर्न क्या चाहिए, तो वो मनी रखेगा या बॉन्ड। तो बेटा ये क्या करते हैं, पुट ऑल देयर वेल्थ इनटू बॉन्ड्स। जो रिस्क अवर्टर्स होते हैं, थर्ड वाले बता रहा हूं, ये होते हैं जो रिस्क को अवॉइड करना पसंद करते हैं, जिन्हें रिटर्न्स कम एक्सपेक्टेड है। तो इनके लिए क्या है बेटा, पहला ये अवॉइड रिस्क ऑफ लॉस। पॉइंट नंबर 2, ये क्या करते हैं बेटा, सम बॉन्ड एंड सम कैश। और लास्ट, ये रिस्क जो है, रिटर्न जो है, ये कहते हैं कि भैया हमें रिस्क लेना है कम और रिटर्न चाहिए थोड़े ज्यादा। ये इनका मोटिव होता है। तो पहले तो 2 क्लियर है आपको। गैम्बलर तो भैया सारा बॉन्ड में डालेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिस्क अवर्टर है जो मैनेज करके चलता है, जो स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, ये रिस्क को अवॉइड करता है। ये कहता है मैं कम से कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न कैसे निकालूं, ये प्लानिंग से चलता है। प्लंजर्स होते हैं भैया, देख लेंगे, देख लेंगे मतलब या तो आइदर ऑल बॉन्ड्स और ऑल कैश, या तो सारा बॉन्ड में लगाएंगे या सारा कैश मेंटेन करेंगे, प्लंजर्स। तो टॉबिन ने इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये समझ आया, टॉबिन का अप्रोच खत्म। पहले इन्वेंट्री में बेमोल अप्रोच दिया था। बेमोल ने क्या बोला कि भैया कीनस ने बोला था कि टीडीएम वाई के लीनियर प्रोपोर्शनेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, टीडीएम वाई के लीनियर एंड प्रोपोर्शनेट नहीं होता। होता क्या है, जब इनकम चेंज होती है तो टीडीएम चेंज होता है, बट कम रेट से। और उसने एक और चीज बोली थी कि मैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालना है जहां पे कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो, मिनिमम और इक्वल हो। और फॉर्मुला बताया अंडर रूट में 2 इंटू ए इंटू टी अपॉन में सी। फिर सेकंड मैंने कौन सी अप्रोच बताई, टॉबिन अप्रोच। टॉबिन ने क्या बोला कि भैया देखो, असेट होल्डर 2 टाइप के पोर्टफोलियो रखेगा, या तो कौन सा, कैश, या फिर कौन सा, बॉन्ड। मनी जो है कैश, वो रिटर्न क्या देता है, कुछ भी नहीं, लेकिन रिस्क क्या होता है, 0। तो रिस्क नहीं तो रिटर्न नहीं। बॉन्ड्स में रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। तो एक सही बंदे को बोथ का कॉम्बिनेशन लेना है, ताकि वो रिस्क रिटर्न को मैनेज कर पाए अपने रिस्क के एटीट्यूड के। अब रिस्क के बेसिस पे इन्वेस्टर 3 टाइप के, एक होता है कौन से, रिस्क लवर, एक होते हैं कौन से, प्लंजर्स, और एक कौन से होते हैं, रिस्क अवर्टर्स। गैम्बलर वाले जो रिस्क लवर है भैया, सारा का सारा कहां पे, बॉन्ड में ही जाएगा। प्लंजर सिचुएशन एनवायरनमेंट को देखते हैं, या तो ऑल बॉन्ड्स या फिर ऑल कैश। और रिस्क अवर्टर्स होता है बेटा बहुत, जो बिल्कुल प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि अवॉइड करते हैं रिस्क को, कोशिश करते हैं रिस्क कम मिले और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न। बस। हाँ जी, किसकी फॉर्म में बेटा, फॉरेन एक्सचेंज की। उसमें यार अभी यहाँ पे हम अभी फॉरेक्स की तो बात ही नहीं करेंगे ना, अभी हम यहाँ पे सारी बात अपनी करेंसी की फॉर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो हमारा 4th हो गया, हमारा 5th हो गया। एक नकली सी और अप्रोच बची है 6। उसने कुछ नहीं करा था, चोरी करी बिल्कुल एग्जैक्टली कीन्स की, कीन्स वाला अप्रोच ही है, बस थोड़ा सा चेंज के साथ। एक काम करो बेटा, मीटिंग ना रिज्वाइन करो जल्दी से, बस ये और एक खत्म करा दो फटाफट। बेटा लास्ट हेडिंग डाल दो, लास्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, हेडिंग नंबर 6, लास्ट हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नंबर 6। अरे तुम्हें रिवीजन का वो आया है क्या ग्रुप पे, इको की कब से कब बोली है, 2-3 से। तो ना हमारा हमारा हम जो जैसे भी कोशिश करेंगे, ये वाला टॉपिक चल ही रहा होगा, या वैसे ये तो खत्म हो जाएगा इस मंथ तक। हाँ इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा, कल भी ले लूंगा आपकी क्लास। तो आपकी ना जो 3 तारीख से होगी ना, 3 तारीख से आपकी रिविजन तो चलेगी, और उसके ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक चैप्टर के लिए क्लास भी रखेंगे। बट मैं देख लूंगा, अगर रिविजन MWF हो रही है तो वो क्लास CTS में कर लूंगा।
ठीक है, ऐसे कर लेंगे कुछ। और रिवीजन में भाई ढंग से आइएगा। रिवीजन में आने का तरीका क्या है मैं बता दूं। वो चैप्टर पहले आप अपने लेवल पे एक बार देख गो थ्रू करके आना। हम ना टारगेट बना के चलेंगे, जैसे एक क्लास में हम जब बैठेंगे तो पूरा प्रोडक्शन वाला यूनिट निपटाएंगे, एक क्लास में पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई निपटाएंगे, फिर एक क्लास में पूरा बिजनेस साइकिल और फर्स्ट चैप्टर निपटाएंगे, ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, यूनिट यूनिट खत्म करते चलेंगे सारी। नोट्स आपके सामने खुले होने चाहिए जो बनाए थे, और कॉन्सेप्ट आप पढ़ कर आइएगा घर से एक बार। नहीं, समरी नहीं लिखवाऊंगा मैं, इन नोट्स ही रखेंगे बस, टाइम लग जाएगा समरी में काफी ना। अब थोड़ा यार अप्रोच ना चेंज करनी पड़ेगी बढ़ाने की, क्योंकि सिलेबस की लेंथ बहुत हो गई है। अदरवाइज लास्ट सेशन तक हमारा सिलेबस खत्म हो गया, रिविजन एक महीने पहले हुआ था, रिविजन चल रही थी, बट अब चीजें बदल गई है तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा स्पीड वगैरह भी ना। चलो लास्ट पे आ जाओ भाई फटाफट से। फ्राइडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम। जैसा मैंने बताया बेटा, इन भाई साहब ने जो मेन अप्रोच रखी है वो कौन सी रखी है, सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, क्यूटीएम याद है, क्लासिकल अप्रोच, जिसने बोला था ट्रांजैक्शन मोटिव ओनली, है ना। बस, तो इन्होंने थोड़ा सा वही मामला छेड़ा हुआ है। पहले लिखो आराम से, पहले लिखो आराम से, इसमें से एक ही जगह से क्वेश्चन आएगा, एक ही टॉपिक है, चांसेस कम है लेकिन आया तो वहीं से आएगा। देखो पहले डिमांड फॉर मनी, फ्रेडमैन का माना था डिमांड फॉर मनी फॉर पहला परमानेंट इनकम जनरेट करे, दूसरा रिलेटिव रिटर्न्स ऑफ असेट, which have risk। फ्रेडमैन ने बोला भैया डिमांड फॉर मनी दो पर्पस के लिए, एक तो भैया हमें परमानेंट इनकम मिलनी चाहिए ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, और एक जिन जिन असेट पे हम रिस्क ले रहे हैं उन असेट से हमें क्या मिलनी चाहिए, रिटर्न्स, वहां से हमें डिमांड फॉर मनी मिलेगी। ठीक है, एक तो हमारे अपनी इनकम, उससे पैसा आएगा, और दूसरा कहां से आएगा, जिनसे हमने जैसे बॉन्ड्स पे हमने इन्वेस्ट करा हुआ है वहां पे हमने रिस्क लिया है, तो उस रिस्क से पैसा जनरेट होगा। अब क्वेश्चन कहां से आएगा बेटा, क्वेश्चन यहां से आएगा, आप लिखना बेटा यही कीवर्ड होगा, फ्रेडमैन आइडेंटिफाइड 4 determinants of demand for money। प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अगर अगर बना क्वेश्चन, वैसे मुझे लगता नहीं यहां से बनेगा, क्योंकि आपके पास केन्जियन अप्रोच है, क्यूटीएम है, क्लासिकल है, तो वहां से चांसेस आर वेरी हाई, इन तीनों से चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, फ्रेडमैन ने 4 डिटर्मिनेंट आइडेंटिफाई करे डिमांड फॉर मनी के, पता है आपको ऑलरेडी। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, डिमांड फॉर मनी, एमडी से डिनोट कर रहा हूं, इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस लेवल। क्या ये चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, आप चैप्टर के स्टार्टिंग वाले नोट्स में आना, जब हमने थ्योरीज नहीं करी थी, थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आपको याद है डिटर्मिनेंट्स कराए थे, देख रहे हो प्राइस लेवल के साथ मनी, डिमांड फॉर मनी का कैसे रिलेशन है। अब इकोनॉमी में अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे तो मनी फॉर डिमांड क्या होगी, ज्यादा। अगर इकोनॉमी में चीजों के प्राइस कम होंगे तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी, कम। तो फ्रेडमैन यही बोल रहा है, मैंने बोला चोरी पूरा मतलब सारे पॉइंट मिक्स कर दिए इधर उधर से उठा के। 4 डिटर्मिनेंट, पहला पॉजिटिव रिलेशन है, दूसरा ये भी आपको ऑलरेडी पता है, डिमांड फॉर मनी rises if अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी पता है किसकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, डिक्लाइंस। अबे भैया वही फैक्टर निकालो वापस से, वही 4 फैक्टर, उसमें देखो थर्ड फैक्टर क्या था, थर्ड फैक्टर था इंटरेस्ट रेट। बेटा अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बैंक का बॉन्ड का ज्यादा होगा तो आप डिमांड फॉर मनी क्या करोगे, कम करोगे ना, तब तो आप याशिका बैंक में ज्यादा पैसे रखोगे ना बेटा।
अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप अपने पास कैश होल्ड करोगे ज्यादा, आप कहाँ रखोगे पैसा ज्यादा। तो यही बोल रहा है, कह रहे डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी अगर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम। यानी यहां पे रिलेशन था पॉजिटिव, और बेटा यहां पे रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। खत्म है। नहीं नहीं, यहाँ पे ना हमें इंटरेस्ट जो मिलने वाला है उस इंटरेस्ट की बात हो रही है बेटा, बोरिंग वाले इंटरेस्ट की बात हो रही। थर्ड पॉइंट लिखो, डिमांड फॉर मनी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन। बेटा अगर महंगाई ज्यादा हो रही होगी तो आप पैसा होल्ड क्या करना पड़ेगा आपको, ज्यादा। अगर महंगाई कम है, प्राइसेस कम है, तो पैसा क्या होल्ड करोगे। क्या ये फर्स्ट वाले पॉइंट से ही रिलेटेड नहीं लग रहा। मैंने बोला सारे पॉइंट उठा उठा के डाल दिए बस। पहला पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस के साथ, डिमांड फॉर मनी। नेगेटिव रिलेशन है इंटरेस्ट रेट के साथ, इन्फ्लुएंस बाय इन्फ्लेशन होता है। और फर्स्ट एक और डाल दो, फोर्थ है डिमांड जो है मनी की इज अ फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ टोटल वेल्थ बाय परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। सर ये ना कुछ ऊपर समझ नहीं आया बेटा, पता है क्यों समझ नहीं आया। यहाँ लिख लो बेटा, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, सब्जेक्ट का नाम है एफएम। और एफएम में भी टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक आपको सर पढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से। एक टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसे कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं बेटा। ये आप पढ़ोगे तभी आपको समझ नहीं आया, बस आप ये याद रख लेना बस। अभी मैं जाऊंगा ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आप पढ़ोगे डिस्काउंट रेट, टोटल वेल्थ बाय परमानेंट इनकम, ये एफएम में पढ़ोगे आप क्या होता है। बस चार बातें याद रखना, तीन तो नॉर्मल है, एक नया पॉइंट है, वो आप बस याद कर लेना। और ये होता है फ्रेडमेंट्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम, खत्म। मेन जो है वो तीन अप्रोच है स्टार्टिंग की, क्यूटीएम, कैम्ब्रिज, केन्जियन। जिसमें मेन है ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी प्लस ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेटिव प्लस प्रिकॉशनरी प्लस ट्रांजैक्शन। स्टार्टिंग की दो इंटरेस्ट इनलास्टिक है, थर्ड वाला इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, कर्व डाउनवर्ड बन रहा था। ठीक है, जो आज बनाए थे ये वाले। बाकी तीन अलग है, इन्वेंट्री अप्रोच बेमल टॉमिन ने दी है। दूसरा कौन सा था, टॉबिन का, जिसमें उसने तीन कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को डिवाइड करा था, रिस्क लवर, प्लंजर्स वगैरह। और लास्ट किसका दिया बेटा, फ्रेडमेंट का। उसके चार डिटर्मिनेंट याद रखना बस। और इसी साथ आपका डिमांड फॉर मनी टॉपिक होता है खत्म। चैप्टर नंबर 1 खत्म। 1 बड़ा था, सबसे बड़ा था। 2 और 3 बहुत छोटे, टेंशन मत लेना। पहले वो अच्छा समझ आया 100%। अभी हमारे पास 25 मिनट्स है, 2:15 बोलिए ना, 2:10 पे छोड़ दूंगा, 20 मिनट्स है। चलो हेडिंग डालो बेटा इसका, मनी सप्लाई। कोई नहीं कोई नहीं, हिम्मत बनाए रखो। एक महीने की बात और है बेटा बस। भाई मेरा इस 30 तारीख तक ये खत्म करने का टारगेट है। चलो हेडिंग डालो भाई, हेडिंग डालो भाई। और ये टॉपिक सच सच बताना, क्या तुमने 12th में पढ़ा है। डिमांड फॉर मनी 12th में नहीं पढ़ी, लेकिन मनी सप्लाई 12th में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है मनी सप्लाई। पहले हमने मनी की डिमांड देख ली बेटा, अब क्या देख रहे हैं, मनी की सप्लाई। समझना चालू करते हैं सर, समझना चालू करते हैं। मनी की डिमांड हो गई डन, मनी की सप्लाई देखते हैं बेटा। ठीक है जी, करें स्टार्ट। सुनो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो डाल दो बेटा इंट्रोडक्शन का हेडिंग। अब इंट्रोडक्शन में हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं जल्दी से। पॉइंट नंबर 1, पहले लिखो बेटा मनी सप्लाई होता क्या है, लिखना।
मनी सप्लाई refers to money supply refers to total stock of money total stock of money held by the public held by the public at a particular point of time at a particular point of time समझना समझना अंडरलाइन करना टोटल स्टॉक ऑफ मनी बेटा जो किसने हेल्ड करी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कैसा कॉन्सेप्ट है स्टॉक कॉन्सेप्ट है कैसा कॉन्सेप्ट है स्टॉक सिंपल टर्म में प्रसन्ना जी एक टाइम पर जैसे आज कौन सी डेट है 27 ऑफ मे को अगर आप गूगल करोगे कि मनी सप्लाई टुडे तो वो दिखाएगा 27 मई को अभी पब्लिक के पास कितना पैसा सर्कुलेशन में है ठीक है तो अभी करंटली टोटल पैसा जो स्टॉक ऑफ मनी पब्लिक के पास है उसे बोलते हैं मनी सप्लाई अभी जो हमने मनी का एस्पेक्ट पढ़ा था वो था डिमांड कि लोगों को मनी की डिमांड क्यों होती है अब हम पढ़ रहे हैं मनी आता कहां से सप्लाई कहां से आती है मनी ठीक है तो पहले मनी सप्लाई का मीनिंग क्लियर है टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो किसके पास है रिपीट करो पब्लिक के पास याशिका गवर्नमेंट के पास जो है उसमें मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा पड़ा है उस वो मनी सप्लाई का पार्ट कौन सा पैसा लेना जो किसके पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो पॉइंट नंबर 2 डाल लेना बेटा मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट हाँ जो सर्कुलेशन में है अभी बेटा वही चैप्टर में वही पढ़ना क्या आता है क्या नहीं आता मनी सप्लाई अगर आपने बैंक से पैसा ले लिया तो बेटा पैसा किसके पास आएगा पब्लिक के पास आएगा ना तो बोरिंग आएगी मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट 1 मार्क के लिए याद रखना फुल स्टॉप इसी क्या के लिखना चेंज इन द स्टॉक ऑफ मनी change in the stock of money that is increase or decrease per month या per annum जो भी is a flow concept कंफ्यूज मत होना जैसे क्या बेटा जैसे मैंने बोला कि 27 मई को इकोनॉमी में पब्लिक के पास 100 करोड़ का सर्कुलेशन है मनी का मतलब मनी सप्लाई कितनी है 100 करोड़ 27 मई 2024 ये था 2023 कितना था 100 करोड़ अब आज 24 में हो गया 120 करोड़ ठीक है अब सुनना अगर मैं बोल रहा हूं 27 मई को कितना 100 करोड़ ये कैसा कॉन्सेप्ट है स्टॉक लेकिन जब मैं यहां से यहां पे चेंज को मेजर कर रहा हूं यानी 20 करोड़ या 20% ये क्या है फ्लो क्योंकि ये 2023 से 24 में मेजर हो रहा है ना तो याद रखना अगर आप मनी सप्लाई मेजर कर रहे हो वो स्टॉक है लेकिन जब आप चेंज मेजर कर रहे हो मनी सप्लाई का वो चेंज क्या होगा फ्लो कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना सॉरी हाँ इंटरवल में जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है वो फ्लो होता है तो यहाँ पे क्योंकि इंटरवल में चेंज देखेंगे ना हम तो महीने का या साल का तो उसमें फ्लो आ जाएगा मंथली भी कर सकते हो आप पॉइंट नंबर 3 लिखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट डाल देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली बताया स्टॉक ऑफ मनी refers to the stock of money available to the public बेटा मनी सप्लाई में जो हम स्टॉक ऑफ मनी लेते हैं वैसे मैंने ऊपर लिखवा दिया था लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट करके क्यों लिखवा रहा हूं अभी आपको समझ आएगा बट याद रखना मनी सप्लाई में आशेगा जो स्टॉक ऑफ मनी लेना है वो कौन सा लेना है ओनली अवेलेबल टू दी पब्लिक एज मीन्स ऑफ पेमेंट एंड
स्टोर ऑफ वैल्यू। वो भी मनी सप्लाई में आता है, अभी पढ़ेंगे बेटा, अभी पढ़ेंगे, सब आएगा। ठीक है, पहले ही बता दिया, ऊपर भी डेफिनेशन में भी था पब्लिक, बट यहां भी लगा दिया कौन सा स्टॉक लेना है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का। पॉइंट नंबर 4 लिख लेना, अब इसी से कनेक्टेड है पॉइंट थर्ड से ही। सच स्टॉक ऑफ मनी, सच स्टॉक ऑफ मनी, कौन सी बात कर रहा है, मनी सप्लाई की बात कर रहा है, इज ऑलवेज लेस देन the total stock of money, the total stock of money that really exists in an economy। दुर्वांश बेटा हमेशा याद रखियो, इकोनॉमी में जो एक्चुअल मनी है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा, और मनी सप्लाई उससे हमेशा क्या होगा, कम। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल मनी है उसमें पब्लिक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, चारों का मनी लेंगे ना। लेकिन मनी सप्लाई कौन सा होता है, वो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दी पब्लिक। तो मनी सप्लाई वाला जो है वो हमेशा लेस होगा देन द टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट रियली एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में तो बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन मनी सप्लाई हमेशा वो वाला पैसा होता है जो किसके पास रखा हुआ है, पब्लिक के पास। ठीक है, तो चार बातें मैंने बताई, एक बार रिपीट करेंगे बेटा। पहला, मनी सप्लाई क्या है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दी पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ। दूसरी बात, मनी सप्लाई था, लेकिन जो मनी सप्लाई का चेंज होता है वो फ्लो होता है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जो स्टॉक ऑफ मनी है, पहले भी बताया डेफिनेशन में, अभी बता रहा हूँ, वो हमें स्टॉक ऑफ मनी सिर्फ किसका लेना है, पब्लिक का। और चौथी बात, ये जो मनी सप्लाई वाला स्टॉक है ये हमेशा लेस होगा टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सिर्फ किसका पार्ट ले रहे हैं, पब्लिक। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। अब जब इतना पब्लिक पब्लिक हो रहा है तो बेटा एक काम करिए, लाइन के सेंटर में लिख लीजिए अगली हेडिंग डाल के पब्लिक। अब जरा पब्लिक के बारे में तो पढ़ ले, क्या पब्लिक है क्या नहीं, एमसीक्यू में बन जाएगा डेफिनेशन, इसे कर लेना इंपॉर्टेंट नोट। डेफिनेशन आ सकती है एमसीक्यू के लिए, आपको कोई पंगे नहीं है, क्योंकि लिखना नहीं है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। ये चैप्टर की डिफिकल्टी कब आती थी, पब्लिक फाइनेंस, ये चैप्टर की टेक्निकलिटी कब आती थी, जब ये लिखने के लिए आते थे। क्योंकि इतनी ज्यादा थ्योरी है ना, इतना बड़े बड़े चैप्टर है कि भाई लिखने के लिए याद ही नहीं होगा। लेकिन जब आपको याद नहीं करना, जब आपको सब्जेक्टिव वे में नहीं, जब आपको ऑब्जेक्टिव वे में जाना है, तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब सिंपल है। अब आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या पब्लिक में आता है क्या पब्लिक में नहीं आता। अब लाइन के सेंटर में लिखना पब्लिक, और बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर देना, 1 and 2। सबसे पहले लिखो इस साइड में, द टर्म पब्लिक इंक्लूड्स। याशिका ये वाले कौन से पॉइंट है बेटा, जो पब्लिक है, मतलब इसको हम पब्लिक मान के चल रहे हैं, मतलब इनका स्टॉक ऑफ मनी आएगा मनी सप्लाई में। और यहां पे लिखना द टर्म पब्लिक एक्सक्लूड्स। अब इन सबको पब्लिक नहीं माना तो प्रश्न जो राइट वाले है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे। पहले मैं इंक्लूड वाली लिस्ट बताता हूं, 6 पॉइंट है, सिर्फ 6 पॉइंट, 6 पॉइंट। नंबर 1, क्या क्या पब्लिक है इस चैप्टर के लिए, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये पब्लिक है, इसके पास जो पैसा होगा मनी सप्लाई में आएगा। सेकंड, क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। बेटा सुन लो ध्यान से, गवर्नमेंट नहीं बोल रहा मैं बोल रहा क्वाजी गवर्नमेंट। क्वासी मतलब समझते हो ना, लॉ में पढ़ा है ना, जो एक्चुअली होता नहीं है बट मान लेते हैं हम ऐसे, है ना। क्वाजी गवर्नमेंट जैसे क्या हो गया, जैसे एग्जांपल में आप लिख लो एनएचएआई। पता है एनएचएआई क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, हाईवे के केस में ये क्वाजी गवर्नमेंट है, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन जब रोड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो वो जैसे आपको पता है सेबी, सेबी है क्वासी जुडिशियल,
है ना, जो बीसी में आपने पढ़ा होगा, याद है, क्वासी लेजिस्लेटिव, तो वो एक्चुअल में लेजिस्लेटिव है नहीं, लेकिन मान लेते हैं उस केस में मुझे। तो जितनी भी क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एनएचएआई वगैरह, उनको भी हमने पब्लिक की डेफिनेशन में फॉलो करा है, गवर्नमेंट नहीं, क्वासी गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 3, जितने भी एनबीएफसी आते हैं, एनबीएफसी क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, है ना, एनबीएफसी, जिनका काम होता है सिर्फ लोन देना, बस बैंक नहीं होते, बस ये लोन देते हैं बस। 4th याद रखना बेटा, जितने भी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे आपने सुना होगा ओएनजीसी, गेल, भेल, सेल, सुना है ना, ये सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज है, ये भी पब्लिक की डेफिनेशन में आएंगे। 5th बेटा याद रखना, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, अगर कोई फॉरेन का सेंट्रल बैंक है जिसने इंडियन रुपी होल्ड करे है, जिसके पास हमारा पैसा रखा हुआ है, तो वो भी पब्लिक में आएगा, ये हमारा ही पैसा है। फॉरेन, किसी फॉरेन सेंट्रल बैंक के पास हमारा पैसा अगर होल्ड करा हुआ है, हमने रखा हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने रखवाया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं, हमारा पैसा। फॉरेनर नहीं, फॉरेन सेंट्रल बैंक। मान लीजिए बेटा, यूएस, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, तो यूएस का सेंट्रल बैंक है बेटा। मान लीजिए यहाँ पे इंडिया ने कोई भी इस सेंट्रल बैंक के पास रुपीस रखवाए हैं, तो वो भी इंडिया की मनी सप्लाई में काउंट होगा, सेंट्रल बैंक के पास, फॉरेनर के पास नहीं, कोई नॉर्मल बंदे के पास नहीं रखना, सेंट्रल बैंक के पास। और लास्ट लिख लो बेटा, जो पब्लिक को बिलोंग करता है, हमारा पैसा जो पब्लिक का है वो रखवा दिया वहां पे। आईएमएफ पता है आपको क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बेटा आईएमएफ में भी हमारा जो पैसा रखवाया जाता है वो भी मनी सप्लाई का पार्ट होगा, क्योंकि वो भी पब्लिक को बिलोंग करता है। बस 6 बातें याद रखना, मनी सप्लाई में पब्लिक क्या क्या पब्लिक होती है। क्या बोला पहला? हाउस होल्ड फर्म, हाँ आईएमएफ ही लिखा है बुक में, तो वैसे वर्ल्ड बैंक भी है सेम, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एक ही बात है कोई। हाउस होल्ड फर्म इंस्टीट्यूशन, क्वासी गवर्नमेंट, एनबीएफसी, पीएसयू, फॉरेन सेंट्रल बैंक, आईएमएफ। और क्या क्या पब्लिक नहीं होगा, तो ये बड़ा सिंपल है, क्या क्या पब्लिक नहीं होगा। सबसे पहले याद रखना गवर्नमेंट, सबसे पहले क्या बेटा, इसके अंदर याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, और लोकल बॉडीज भी आएगी। लोकल बॉडीज मतलब क्या? एमसीडी वगैरह होती है ना, वो लोकल बॉडी, एनडीएमसी वगैरह, ये पब्लिक नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई में नहीं आता बेटा, किसी भी फॉर्म में हो, पैसा गवर्नमेंट को बिलोंग कर रहा है तो मनी सप्लाई में नहीं आएगा, किसी भी फॉर्म में। कौन आरबीआई के पास जमा करा रहा है? बेटा मैं यहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो बैंक कहां से ले आया? अगर गवर्नमेंट ने पैसा आरबीआई के पास रखा है, डजंट मैटर, गवर्नमेंट का पैसा है ना, नहीं आएगा। दूसरा याद रखना, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, अगर कोई भी पैसा बिलोंग कर रहा है किसको? आरबीआई को एंड कमर्शियल बैंक को, वो भी पैसा वो भी पब्लिक में नहीं आता। पर ज्यादा दिमाग मत चला लेना, अबे अगर मैंने अपना पैसा डिमांड डिपॉजिट या एफडी वेफडी कमर्शियल बैंक के पास रखवाई है, तो वो कमर्शियल बैंक का पैसा है, मेरा पैसा है, वो तो मेरा है ना, वो आएगा। कमर्शियल बैंक का कोई पैसा है वो नहीं आएगा, सेंट्रल बैंक का कोई पैसा है वो नहीं आएगा, समझे क्या? ये नहीं बोल रहा कमर्शियल बैंक ने रखा हुआ है, पब्लिक का पैसा रखा हुआ है, तो वो तो पब्लिक का ही पैसा है ना, वो तो आएगा। चलिए, आई होप ये भी आपको क्लियर हो। एक बार मैं रिपीट करा रहा हूं बस, आज की क्लास को फिर हम खत्म करेंगे। पहले बताओ इतना समझ आया? एक बार रिपीट करें बेटा। अभी आज हमने चैप्टर नंबर 2 मनी सप्लाई का छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया। चैप्टर छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अगली क्लास खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया मनी सप्लाई क्या होता है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दी पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात, यहाँ पे इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, पर मनी सप्लाई का जो चेंज होता है पर मंथ पर एनम फ्लो कॉन। तीसरा, यहाँ पे जो पैसा लेना है वो सिर्फ और सिर्फ बिलोंग टू पब्लिक ओनली, और कोई नहीं। चौथा, ये जो मनी सप्लाई है ये हमेशा वो स्टॉक ऑफ मनी है जो लेस होता है टोटल मनी से।
टोटल मनी एग्जिस्ट हमेशा ज्यादा करेगी, मनी सप्लाई हमेशा कम होगा, क्योंकि वो पब्लिक वाला पार्ट होगा। अब पब्लिक में क्या आता है क्या नहीं आता वो देख लो, बस इतना है देखो पब्लिक में क्या नहीं आता। अबे एमसीक्यू आएगा, आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, बोलेगा आ रहा है नहीं आ रहा तो चेक कर लो ना। अब अगर ये वाली लिस्ट आपको याद है तो जो इसके अलावा बच गया वो आएगा। ये तो सिंपल है। राइट वाली क्या क्या पब्लिक नहीं होता, पहला गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल स्टेट लोकल बॉडी तीनों आ गई, और कोई भी बैंकिंग सिस्टम के पास है जो कमर्शियल बैंक को बिलोंग कर रहा है या सेंट्रल बैंक को बिलोंग, उसके अलावा जितना भी पैसा है वो आए। समझे क्या, कोई दिक्कत? बस तो एक काम करते बेटा, आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे, अगली क्लास आपकी कल रखेंगे, और कल आपकी क्लास लॉ वॉ की कुछ लंबी वंबी होगी। कल क्या है, लॉ और मैथ्स की होगी ना इस वीक। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी क्लास रात को रखूंगा ऑनलाइन, सूटेबल है ना? रात को अगर मैं 9, 9:30, 10 भी रखूँ कोई दिक्कत तो नहीं है? 10 सही है बेटा। अगर मैं कल आपकी क्लास 10 बजे रखूँ रात में तो क्या चलेगा आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, सुबह नहीं बोल रहा, हाँ ठीक है। कल और कोई क्लास तो नहीं है ना, बोल देना वरना इको की क्लास है। ठीक है, कल 10 बजे मिलता है बेटा ऑनलाइन। मैं ग्रुप पे एक बार कंफर्मेशन के दोबारा फॉर्मल में मैसेज डाल दूंगा। बस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।